कहते हैं कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद को ही भरना पड़ता है। हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। हम संविधान की यात्रा के तहत संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और उसी सिलसिले के एपिसोड नंबर 3 में आज हम पहुंच चुके हैं। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करते हैं, उसको हमने पिछले व्याख्यान में बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जिसे आप लोग देख लेना, ताकि जो अगला हमारा राष्ट्रपति की विधायक शक्ति वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति विधायक शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो उन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रपति की विधायक शक्तियां क्या होती है। तो विधायक शक्तियों से एक वर्ड आता है कि राष्ट्रपति, विधायक मतलब पार्लियामेंट, मतलब संसद से संबंधित राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, या फिर संसद से संबंधित राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करते हैं, वो उनके राष्ट्रपति की विधायक शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि विधायक शक्तियों के अंतर्गत कौन आता है। संसद से संबंधित जितनी भी बातें होती है जिनमें राष्ट्रपति कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, वे सभी आते हैं राष्ट्रपति की विधायक शक्तियों के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसे हम 79 कहते हैं, उसमें लिखा गया है संसद। 79 अनुच्छेद, अगर मैं अनुच्छेद 79 की बात करूं, अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान दिया गया है। किसका प्रावधान है? संसद। अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद 3 चीजों से मिलकर बना है। अगर संसद के अंगों की बात करूं तो संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग होता है राष्ट्रपति, दूसरा अंग होता है राज्यसभा और तीसरा अंग होता है लोकसभा। वहीं अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 सदन होते हैं। एक राज्यसभा जिसे उच्च सदन या फिर स्थायी सदन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है लोकसभा, जिसे क्या कहते हैं, लोगों की सदन या फिर निम्न सदन के रूप में जानते हैं, और उसे अस्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। तो संसद की अगर मैंने बात किया तो संसद 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। और इसके अनुच्छेद से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। राष्ट्रपति से संबंधित पद का अनुच्छेद कौन सा है? 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। और जो राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद है वो 80 में दिया गया है, और लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है वो आर्टिकल नंबर 81 में दिया गया है, और ये पार्लियामेंट से संबंधित अनुच्छेद 79 में दिया गया है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब राष्ट्रपति इसमें आता है, इसीलिए हम संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। और संसद के बारे में एक अलग सा ही टॉपिक आएगा, जिसमें मैं संसद से संबंधित विस्तृत बातों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। पहले हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? कार्य विधायक शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, विधायक शक्तियों में आज हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, मतलब राष्ट्रपति की विधायक शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति विधायक शक्तियों के अंतर्गत संसद सत्र को क्या करता है? संबोधित करता है। संसद के सत्र को संबोधित करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? जो संसद के सत्र होते हैं, संसद के जितने भी सत्र होते हैं, संसद सत्र को क्या करता है? सत्र को संबोधित करता है। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को संबोधित करता है। अब ये संसद के सत्र है, तो संसद के कितने सत्र होता है, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संसद के सत्र की अगर मैं बात करूं तो संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है जिसको बोलते हैं बजट सत्र, दूसरा सत्र होता है जिसको बोलते हैं मानसून सत्र, और तीसरा जो सत्र होता है उसको बोलते हैं शीतकालीन सत्र। अब देखिए, बजट सत्र होता है, क्या होता है? दूसरा मानसून सत्र होता है, और तीसरा जो सत्र होता है उसको बोलते हैं शीतकालीन सत्र। अर्थात ये तीनों जो सत्र होता है उसको क्या करता है? संबोधित करता है। और इस सत्र में राष्ट्रपति जो भी बातें बोलता है, जितनी भी प्रकार की बातें बोलता है, उसको कहा जाता है अभिभाषण। अभिभाषण की अगर मैं बात करूं, आप लोगों से कोई प्रश्न पूछेगा कि अभिभाषण किसे कहते हैं,
तो जो संसद के सत्र है उसको संबोधित करते समय राष्ट्रपति जो भी बोलता है, कुछ भी बातें बोले, उसको क्या कहा जाता है? सीधा सीधा अभिभाषण कहा जाता है। और जिस अभिभाषण होता है वो मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। ये अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। जो अभिभाषण होता है वो मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात मंत्री परिषद के द्वारा जो भी लिखा गया रहता है उसको एज इट इज राष्ट्रपति क्या करता है? पढ़ते हैं, उसी को कहा जाता है अभिभाषण। अब हम अभिभाषण को थोड़ा सा समझते हैं कि अभिभाषण कैसे होता है और किस प्रकार से अभिभाषण में क्या क्या चीजें होती है। अभिभाषण, मैंने कहा अभिभाषण, अभिभाषण की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ अनुच्छेद है जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 85, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 86 हो गया, और अनुच्छेद नंबर हो गया आपका 87, अनुच्छेद नंबर 87। जो अनुच्छेद 85 होता है उसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के सत्र को आहूत करता है। संविधान में आहूत का मतलब होता है बुलाना, अर्थात संसद के सत्र को बुलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। संसद के सत्र को क्या करता है? आहूत करता है। संसद सत्र को क्या करता है? आहूत करता है। आहूत से तात्पर्य है बुलाना, आहूत से तात्पर्य क्या है? बुलाना होता है। और अब इस संसद के सत्र को बुलाता है तो संसद के सत्र को सत्रावसान भी कौन करता है? आप लोगों से प्रश्न पूछे तो राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान करता है, संसद सत्र को क्या करता है? संसद सत्र को सत्रावसान, सत्रावसान। कहीं पर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते समय भी पढ़ते होंगे कि सत्रावसान या फिर आहूत करना, ऐसा वर्ड आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आहूत से तात्पर्य है बुलाना और सत्रावसान से तात्पर्य है संसद के सत्र को समाप्त करना। और इसी में तीसरा बात लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है अगर चाहे तो किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी समय क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ये इनकी विधायक शक्तियों के अंतर्गत आता है। ये तो हुआ अनुच्छेद 85 की बात। वहीं अनुच्छेद 86 है वो किस बात का उल्लेख करता है? इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति का अभिभाषण, और इसमें लिखा गया है कि सामान्य, मतलब राष्ट्रपति का जो सामान्य अभिभाषण होता है उसका संबंध अनुच्छेद 86 से है। अब इस सामान्य जो अभिभाषण होता है उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? जो सामान्य अभिभाषण होता है उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? सरकार ने जितने भी काम किए हैं उसका क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। सीधा सा तात्पर्य, क्योंकि जो अभिभाषण है उसको तैयार कौन किया है? मंत्री परिषद किया है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने कार्यों का ही उल्लेख किया होगा उस जो तैयार किए हैं अभिभाषण। तो जो राष्ट्रपति है उनको एज इट इज पढ़ते हैं, अर्थात जो मंत्री परिषद के द्वारा जो भी कार्य किया गया है उसका क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? जो मंत्री परिषद के कार्यों का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। मंत्री परिषद के कार्यों का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। किसमें? सामान्य अभिभाषण में। और दूसरी बात क्या करते हैं? सरकार ने पिछला 100 दिनों में क्या क्या कार्य किया है उसको क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। पिछले कार्यों का क्या करते हैं? पिछले कार्यों को क्या करते हैं? बताते हैं। किसमें? अभिभाषण में। कौन से अभिभाषण में? सामान्य अभिभाषण में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अभिभाषण है 86 वो सामान्य अभिभाषण की बात करता है, और मंत्री परिषद यानी कि सरकार के कार्यों का क्या करते हैं? राष्ट्रपति गुणगान करते हैं। और दूसरी, पिछले जो कार्य किए हैं उसको क्या करते हैं? संबोधन में बताते हैं। ये सामान्य अभिभाषण की बात है। अगला है हमारा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो ये तो हो गया अनुच्छेद 86 में सामान्य अभिभाषण। अनुच्छेद जो 87 है और राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करता है। तो विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति ये करते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में क्या कार्य करेगी उसको क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। मतलब आने वाले दिनों में कौन सा कार्य करेगी इसके बारे में क्या करते हैं?
बताते हैं उसको कहते हैं विशेष अभिभाषण। ये तो हो गया अभिभाषण से संबंधित जो भी जानकारियां थी उसको मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया अभिभाषण। अगला देखते हैं 74 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद। 74 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 74 में लिखा है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद नंबर 54 में लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद। कभी कभार ऐसा प्रश्न पूछा है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन क्या क्या शामिल होता है। तो मंत्रिपरिषद की अगर मैं बात करूं तो इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं और इसमें राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री जिसको स्वतंत्र प्रभार दिया गया रहता है, स्वतंत्र प्रभार। आप लोग कभी कभार न्यूज में भी देखते होंगे या फिर शपथ दिलाने के समय भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री और उप मंत्री ऐसे बताते रहते हैं। तो एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है और एक राज्य मंत्री क्या होता है? एक राज्य मंत्री होते हैं और दूसरा एक प्रकार से मंत्रियों का समूह होता है जिसको उप मंत्री के नाम से जाना जाता है। ये मंत्री परिषद में इतने इनके जो क्या है इनका क्या बोल रहे हैं संरचना बोलूं तो मंत्री परिषद की संरचना में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। वही एक शब्द आप लोगों को देखने मिलता होगा कि मंत्रिमंडल। कहीं पर सुने होंगे मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में केवल और केवल कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसमें केवल कौन होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री हो उसको मंत्रिमंडल और जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री सम्मिलित हो उसको कहा जाता है मंत्री परिषद। ये तो हो गया अनुच्छेद नंबर 74। अगला जो अनुच्छेद है 80(3), आप सभी जानते हैं 80 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का। और 80 का जो उप अनुच्छेद है 80(3), अनुच्छेद 80(3), आप सभी जानते हैं कि 80 में राज्यसभा के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। तो राज्यसभा के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है तो 80(3) भी कहीं ना कहीं राज्यसभा से ही संबंधित बातों का उल्लेख करेगा या फिर बातों को बताएगा। तो देखो 80(3) में क्या लिखा गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को? राष्ट्रपति 12 लोगों को क्या करते हैं? 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। कौन? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। और ये 12 लोग कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं? 12 लोग कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं ये भी प्रश्न पूछता है। तो पहला कौन से क्षेत्र हो गया? साहित्य हो गया, साहित्य। और दूसरा कौन सा हो गया? कला। तीसरा कौन सा हो गया? विज्ञान हो गया, विज्ञान। और चौथा हो गया समाज सेवा, समाज सेवा। कई बार प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो आपका आंसर आना चाहिए 80(3). और अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि इनमें से किस क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता है राज्यसभा में, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन कहीं दूसरा ऑप्शन रहेगा, समाज सेवा को हटा देगा, उसके जगह कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग अगर क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट तो आप बता पाओगे कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त या फिर विषय विशेषज्ञ जो लोग होते हैं या फिर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करे रहते हैं इन क्षेत्रों में, उन लोगों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये तो हो गया राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ये वाला। उसके बाद दूसरी चीजें, अगर कोई भी विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, संसद से पारित, जाहिर सी बात है विधेयक बनने के लिए, कानून बनने के लिए लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति से विधेयक पारित होता है तो राज्यसभा से विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होता है, तभी कोई भी विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। तो जैसे कोई विधेयक संसद से पारित होकर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास उस समय कितने अधिकार होते हैं? 3 अधिकार होते हैं। जैसे क्या मैं बोला? संसद से पारित विधेयक, संसद से पारित विधेयक किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होती हैं? 3 शक्तियां होती है। नंबर 1 पे कौन सी शक्तियां? नंबर 1 की शक्तियां होती है राष्ट्रपति उस विधेयक पर डायरेक्ट क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं। पहला क्या कर देते हैं? विधेयक पर हस्ताक्षर, विधेयक पर क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर। जैसे ही राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं वो तुरंत क्या बन जाता है?
कानून बन जाता है, जिसको अधिनियम के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज है, विधेयक को क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकता है। जैसे कोई विधेयक संसद के एक सदन लोकसभा से पारित होकर कहां पर आता है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए आता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस विधेयक को पुनः विचार के लिए उसी जिस सदन से आया है उसी सदन के पास वापस लौटा सकता है। क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकता है। किसको, विधेयक को। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उस विधेयक पर एक बार पुनः विचार होना चाहिए, तो उस विधेयक को पुनः विचार के लिए जिस सदन से विधेयक आया रहता है हस्ताक्षरित, तो उसी सदन को वापस लौटा सकता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया है और उसके बाद दोबारा उस सदन से विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करता है, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। मतलब एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, बार बार उस विधेयक को पुनः विचार के लिए क्या नहीं कर सकता, वापस सदन में नहीं भेज सकता। मतलब क्या कर सकता है, एक बार केवल वो पुनः विचार के लिए भेज सकता है। ये हो गया दूसरी चीजें। अब तीसरी बात क्या बोलता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो उसको हस्ताक्षर करता है और ना ही उसको मना करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको चुपचाप अपने जेब में रख लेता है। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो हस्ताक्षर कर रहा है, ना तो उसको मना कर रहा है, ना तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज रहा है। तो करते क्या है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर करते हैं, विधेयक पर ना तो क्या करते हैं, हस्ताक्षर, और ना ही क्या करते हैं, मना करते हैं, नहीं मना करते हैं। मतलब विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर कर रहे हैं और ना ही विधेयक को क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, उसको चुपचाप अपने पास रखकर क्या करते हैं, मौन रहते हैं। तो इस प्रकार की ये इनकी एक वीटो पावर की शक्ति के तहत आता है, जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति का जेबी पॉकेट वीटो पावर। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि वो जेब में रख के चुपचाप रहते हैं। तो इनको कौन सा पावर कहा जाता है, जेबी पॉकेट वीटो पावर, जेबी पॉकेट वीटो पावर। और ये जेबी पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग भारत में सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी 1986 में। कब हुआ है, 1986 में। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। इन्होंने एक बार जेबी पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया था। और ये प्रश्न पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन विधेयक पर जेबी पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा है, डाकघर संशोधन विधेयक। डाकघर संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया है। तो ये तो था साथियों राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा है, संसद को देख लिया, राष्ट्रपति के अभिभाषण को देख लिया, और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है वो भी देख लिया, और राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक संसद से पारित होकर आता है तो उसमें उनकी 3 शक्तियों के बारे में भी आज हमने देखा है। चूंकि यह चैप्टर बहुत ही लंबा है, इसलिए आगे की बातों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।